प्रभा ललित सिंह और स्वागत करती हूँ आप सभी का यूसीएन की इस विशेष पेशकश बारूद हेडक्वार्टर में। अपनी विशेष पेशकश में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे नागपुर में बनने वाले बारूद की तस्करी होती है, कैसे नागपुर शहर में बनने वाला बारूद देश के अलग अलग हिस्सों को भेजा जा रहा है, कैसे करता है ये खुफिया नेटवर्क काम, किस तरीके से जुड़ते हैं आतंकियों से इनके तार, कैसे होती है बारूद की कालाबाजारी, कैसे की जाती है बारूद की खरीद फरोख्त। इन तमाम खतरनाक पहलुओं से उठाएंगे पर्दा आज की अपनी इस विशेष पेशकश में। दिन शनिवार, तारीख 25 अगस्त 2007, वक्त शाम के 7:45। जगह हैदराबाद का गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क। एक जोरदार धमाका और 42 लोगों की दर्दनाक मौत। और 54 लोग गंभीर रूप से घायल। फिर से एक बार एक और धमाका, लेकिन इस दफा निशाने पर दूसरा राज्य गोवा। दिन शुक्रवार, वक्त शाम का, तारीख 19 अक्टूबर 2009, जगह मालेगांव। मारे गए लोगों की संख्या 2। इन दोनों ही ब्लास्टों में जगह और तारीख भले ही अलग अलग हो, लेकिन एक बात जो समान थी वो थी इन धमाकों में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक। दोनों ही जगह से जो विस्फोटक पुलिस ने बरामद किए वो नागपुर के एक्सप्लोजिव फैक्ट्री में ही बने हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किए गए ये विस्फोटक आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आतंकियों के हाथ कैसे लग गया। एक्सप्लोजिव के तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए और चीफ कंट्रोलर को ठेंगा दिखाते हुए ये आतंकी इन विस्फोटकों को उड़ा कर ले गए और अपने मंसूबों को बखूबी अंजाम भी दे दिया। ना नियम काम आए, न कायदे कानून, न सुरक्षा एजेंसियां कुछ कर सकी, न ही पुलिस प्रशासन। विस्फोटकों की तस्करी की ये सारी साजिश इन्हीं के नाक के नीचे रची गई, लेकिन ये कुछ भी न कर सके। इन आतंकियों ने नागपुर में बनने वाले विस्फोटकों का इस्तेमाल देश के अलग अलग राज्यों में तबाही मचाने के लिए किया और हमारा प्रशासन इन्हें सिर्फ ताकता ही रहा। इतना ही नहीं, कई दफा तो जांच एजेंसियों ने इन आतंकियों के तबाही मचाने की कोशिशों को नाकाम किया और उनके हौसलों को निस्ते-नाबूद। ऐसे ही एक घटना के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, जब नागपुर शहर में बनने वाले एक्सप्लोजिव से भरा हुआ लोडेड ट्रक इन आतंकवादियों ने झांसी पहुंचा लिया। जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस दफा ये षड्यंत्र किसके लिए रचा गया था। दिशा बदलकर किसकी तबाही के लिए ये ट्रक झांसी ले जाया जा रहा था। ये षड्यंत्र रचा गया था राहुल गांधी के लिए। जी हां, इस दफा आतंकियों का निशाना था राहुल गांधी पर। उन्होंने टारगेट किया था राहुल गांधी को। दरअसल घटना मार्च 2007 की है, जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए झांसी जाने वाले थे और उसके ठीक 3 दिन पहले नागपुर से विस्फोटक का 3000 किलो से भरा ट्रक टीकमगढ़ के लिए रवाना हुआ। उसे जाना तो था टीकमगढ़, लेकिन सोची समझी साजिश के तहत उसे पहुंचा दिया गया झांसी। आतंकी अपने मंसूबों को कामयाब कर पाते इससे पहले ये ट्रक पकड़ा गया और आतंकवादियों की ये कोशिश नाकामयाब रही। इस घटना के खुलने के बाद नागपुर से मुंबई तक और लखनऊ से दिल्ली तक पूरा सुरक्षा तंत्र हिल गया। सवाल उठा, इतने संवेदनशील मामले में इतनी लापरवाही कैसे हो गई? लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास न था।
लेकिन आज हमारी टीम की पुख्ता तहकीकात के बाद हमें पता चल ही गया कि विस्फोटकों की तस्करी में कौन लोग शामिल थे, कौन से डिपार्टमेंट से हो रही थी विस्फोटकों की तस्करी, कहां और किस डिपार्टमेंट से होती है लीकेज, कैसे चलता है विस्फोटक का गोरख धंधा, कैसे किया जाता है माल सप्लाई, कैसे उड़ती है धज्जियां कायदे और कानूनों की। अब हम धीरे धीरे खोलते हैं राज उन पर्दों का जहां से आतंकवादी जुड़ते हैं और हासिल करते हैं तबाही मचाने के लिए विस्फोटक। अब हम आपको बताते हैं कि एक्सप्लोजिव फैक्ट्री में एक्सप्लोजिव बनने से लेकर यूजर तक पहुंचने की सारी प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, यूजर। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में तहकीकात के बाद हमें पता चला कि यहां से लीकेज की संभावनाएं बेहद कम है। हमने फैक्ट्री के मालिक से बात की, उन्होंने हमें बताया कि पूरे कायदे कानूनों को ध्यान में रखकर ही सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और फिर इन्हीं नियमों के आधार पर उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए, एक्सप्लोजिव्स का स्टोरेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स is issuing storage licenses to all the users. Users may be dealers, resellers and direct mining consumers. We as explosive manufacturers take details of their magazine capacity, magazine license number, validity, whether license is valid or not, and what is the license capacity. As per that license capacity, and if validity is in all okay, then only we do supply to those particular users, dealers or resellers or customers, and thereafter it is also dispatched in a specially constructed explosive vans and it is transported by explosive vans to that user customer. Then as per explosive rule, the user customer again has to take the stocks in their magazines and we have to file the return to the explosives department of all the quantity manufactured and supplied, and the recipient again has to take into the account, and explosives department interlinks all these sales and receipts. मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के बाद दूसरा पड़ाव आता है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का। ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में माल पूरी तरीके से सील रहता है, लेकिन फिर भी ढुलमुल नीतियों के चलते लीकेज की संभावनाएं बरकरार रहती है। लेकिन जब बात आती है अंतिम और चौथे पड़ाव की, तो तस्करी की अंतिम परतें खुलती जाती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से यूजर के पास से लीकेज के बाद ये विस्फोटक पहुंचता है आतंकवादियों के हाथ और दिया जाता है आतंकी वारदातों को अंजाम। यूं तो आमतौर पर लाइसेंस धारकों को ही पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद विस्फोटक भेजा जाता है और फिर ये लाइसेंस धारक अपनी जरूरत के हिसाब से माइंस में विस्फोटकों का प्रयोग करते हैं। लेकिन कितना विस्फोटक प्रयोग में आया और कितना विस्फोटक बच गया, इस बात का लेखा जोखा किसी के पास नहीं होता। लिहाजा ये लाइसेंस धारक बचे हुए विस्फोटक को अपने से छोटे ठेकेदारों को बेच देते हैं, जो इनका प्रयोग कुएं की खुदाई आदि के लिए करते हैं। लेकिन उसके पास से भी कितना विस्फोटक प्रयोग में आया और कितना बच गया, इस बात की जानकारी कोई नहीं लेता और ना ही इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और फिर ये बचा हुआ विस्फोटक कहां, कब और क्यों, किसे बेचा गया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन पता तब चलता है जब आतंकवादी इस बचे हुए विस्फोटक का प्रयोग किसी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए कर चुके होते हैं और तबाही के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस जो विस्फोटक बरामद करती है, उस पर टैग लगा होता है नागपुर का, और इसी टैग के बाद नागपुर शहर आ जाता है शक के घेरे में। जब भी देश में कोई धमाका होता है या कहीं से भी कोई भी विस्फोटक पकड़ा जाता है, तो सबसे पहले शक की सुई घूमती है नागपुर शहर पर। सवालों के कटघरे में आके खड़ा होता है तो नागपुर शहर, जांच एजेंसियां शिकंजा कसती हैं तो नागपुर शहर पर, हर बार हर तरफ से हर कड़ी आके जुड़ती है तो नागपुर शहर से। आखिर क्यों? वजह हम आपको बताते हैं। विस्फोटकों में न सिर्फ नागपुर के बने हुए एक्सप्लोजिव बरामद होने पर, बल्कि देश भर में कहीं भी किसी भी जगह हुए धमाके या फिर विस्फोटक पकड़े जाने पर शक की सुई घूमती है तो नागपुर शहर पर। आखिर क्यों?
वजह हम बताते हैं। क्योंकि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव फैक्ट्री नागपुर शहर में ही चल रही हैं। वर्तमान समय में नागपुर में छोटी बड़ी लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा विस्फोटक फैक्ट्री चल रही हैं। हालांकि इन सभी फैक्ट्रियों में बहुत ज्यादा विध्वंसक नहीं बनते, लेकिन फिर भी नक्सली और आतंकी अपना जाल बिछाकर विस्फोटक प्राप्त कर ही लेते हैं। देखिए, इसमें खामियों से ज्यादा जो बात है, एक्सप्लोजिव्स पे इस तरह का कोई भी कंट्रोल सरकारी तौर पे नहीं है कि जिलेटिन या डिटोनेटर जो हैं, जो कि कुएं खोदने को लेके या आप कहें जो माइनिंग, छोटी माइनिंग होती हैं जो आम आदमी एक व्यवसायी करता है, उसके लिए जिस तरह से ये सारी चीजें बाजार में मुहैया हो जाती हैं, इस पर किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है कि जो खरीदने जा रहा है उससे कोई लाइसेंस की जरूरत हो। इसकी स्टॉकिंग को लेके जरूर लाइसेंस दिया जाता है कि भाई कोई आदमी कितना जिलेटिन या डिटोनेटर अपने पास रख सकता है, लेकिन अगर एक आम आदमी जो कुआं खोदने के लिए अगर उसे जिलेटिन और डिटोनेटर की जरूरत है तो वो बड़ी आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाती है, और उसके लिए कोई भी इस तरह का कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है कि आप अगर कुआं खोद रहे हैं तो कितने गहराई का है, क्या है, कैसे खोदेगा। ये सारी चीजों को लेके इस तरफ की कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है। नागपुर स्ट्रेटेजिकली इस तरह से लोकेटेड है कि नागपुर को कई लोग एक सेंटर प्लेस के रूप में समझते हैं। वो कोई भी सेक्टर हो, अगर आप थोड़ा सा बैक में जाएं तो मिहान प्रोजेक्ट जो आया हुआ है वो सिर्फ इसलिए यहाँ पर आया हुआ है नागपुर में क्योंकि वो नागपुर को देश का सबसे एक सेंटर प्लेस माना जाता है। नागपुर में देश का 0 माइल है और वो 0 माइल अंग्रेजों ने पहचाना था, अंग्रेजी हुकूमत ने वो 0 माइल का पत्थर लगाया है। और चूंकि नागपुर सेंटर प्लेस है और यहाँ से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी दिशाओं में आसानी से आप आ जा सकते हैं, आसानी से मूवमेंट होता है। यही कारण है कि नागपुर में सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव फैक्ट्रीज भी हैं, क्योंकि यहाँ से देश के चारों कोने में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक्सप्लोजिव्स का वो बहुत आसान हो जाता है। एक ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम लगती है और बाकी जो कारण होते हैं उसकी वजह से भी एक बिजनेस रन करना होता है। वो बिजनेस में आप मान लीजिए आसाम में अगर कोई फैक्ट्री लगाती है और गुजरात में अगर कोई चीज की सप्लाई करनी होती है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, या बाकी जो व्यापारिक जो ये आती हैं खर्च बढ़ जाते हैं। उस वजह से नागपुर के प्रेमाइसेस में सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव फैक्ट्रीज हैं। सेंटर ऑफ इंडिया यानी देश का सेंटर नागपुर होने की वजह से देश के सभी हिस्सों के लिए आवागमन नागपुर से बेहद सरल है, चाहे वो रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग या फिर वायु मार्ग। सारे देश के लिए यहां से यातायात सुविधाएं मौजूद हैं। दूसरी तरफ नागपुर शहर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को भी जोड़ता है और सेंटर ऑफ इंडिया होने की वजह से देश को सभी राज्यों से इसकी कनेक्टिविटी है। लिहाजा किसी भी आतंकी गतिविधि के बाद नागपुर से उसका नाम जोड़ दिया जाता है। एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट का चीफ कंट्रोलर ऑफिस नागपुर शहर में ही स्थापित है। बावजूद इसके विस्फोटक पदार्थों की संवेदनशीलता के मद्देनजर विस्फोटकों की खरीद फरोख्त पर किसी का भी कोई भी नियंत्रण नहीं और इसका खामियाजा उठाना पड़ता है निर्दोष लोगों को उनकी जानें गंवाकर, खास करके तब जब आतंकी इन विस्फोटकों का प्रयोग तबाही मचाने के लिए करते हैं। पूरे देश में चलने वाली एक्सप्लोजिव फैक्ट्री का चीफ कंट्रोल मुख्यालय नागपुर शहर में ही स्थापित है, क्योंकि नागपुर शहर में ही पूरे देश भर से सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव फैक्ट्रियां चल रही हैं और इन्हीं फैक्ट्री में एक्सप्लोजिव बनाने से लेकर तो अंतिम व्यक्ति तक उसके पहुंचने के बीच की सारी प्रक्रिया पर पूरी नजर बनाए रखने के लिए इस चीफ कंट्रोल ऑफिस का मुख्यालय नागपुर शहर में ही स्थापित है और विस्फोटक पदार्थों की संवेदनशीलता के मद्देनजर इस पर नियंत्रण के लिए चीफ कंट्रोलर के अलावा तमाम अधिकारी 24 घंटे मौजूद रहते हैं। नागपुर में सबसे ज्यादा एक्सप्लोजिव्स के इस तरह के कारखाने, देश में सबसे ज्यादा डिटोनेटर और जिलेटिन स्टिक्स जो बनती हैं वो नागपुर के आसपास ही लगभग मेरी जानकारी में 2 दर्जन से ज्यादा कारखाने हैं और उनके यहाँ तादाद ज्यादा रहने की ये है क्योंकि इस इलाके में कोयला खदानों की जिस तरह से माइनिंग होती है, एक आपका हो गया WCL वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, दूसरा आपका हमारे ही महाराष्ट्र से सटा हुआ SECL जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, बिलासपुर कोरबा में। तो इन सारे इलाकों में जिस तरह से खदानों की खुदाई चल रही है, फिर हमारे इसी इलाके में MECL है,
आपका मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड है। तो जो खदानों की तादाद है उसको लेकर जिस तरह से माइनिंग करने के लिए डिटोनेटर और जिलेटिन स्टिक्स की जो जरूरत पड़ती थी, उसी को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर इस तरह के फैक्ट्रीज को लगाने की अनुमति दी। और उसी का कारण है कि यहाँ पे खपत ज्यादा होने के कारण, अगर कोई चीज की खपत ज्यादा है और उसका सप्लाई बेस उसी के नजदीक रहे तो वो कामकाज में काफी आसानी पैदा करता है, इसलिए यहाँ पे इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। विस्फोटक बनाने से लेकर उसकी डिलीवरी सही हाथों तक पहुंचने का सारा रिकॉर्ड इनके पास मौजूद रहता है। और एक्सप्लोजिव की संवेदनशीलता के मद्देनजर बिना लाइसेंस विस्फोटक मिलने पर कड़े कानून हैं और कई दफा कई ऐसे व्यक्तियों पर शिकंजा कसकर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। पिछले कुछ सालों में तो भारी विस्फोटक के साथ पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके तार सिमी से जुड़े होने का अंदेशा भी लगाया गया, जिसका सीधा मतलब था सिमी के कुछ एजेंट यहां पर आकर भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब चीफ कंट्रोल मुख्यालय नागपुर में ही स्थापित है और तमाम ऑफिसर 24 घंटे एक्सप्लोजिव से संबंधित तमाम पहलुओं पर नजर रखने के लिए मौजूद हैं, तो फिर इन्हीं अफसरों की नाक के नीचे आतंकी इन्हीं के फैक्ट्री का एक्सप्लोजिव इन्हीं के शहर में तबाही मचाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर तौर पर यह तो साफ है कि सिस्टम में खामियां तो जरूर हैं और इन्हीं खामियों के चलते आतंकी संगठन अपना उल्लू सीधा करते हैं और बड़ी आसानी से देश के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचाते हैं। तो मेरा जो मानना है, जो सरकार को करना चाहिए वो ये कि इस तरह की खरीद फरोख्त पर कहीं एक ऐसा अंकुश हो कि जो आदमी ले रहा है वो अपना पर्पस बताए, उपयोगिता बताए कि वो किस लिए, किस काम के लिए, किस वजह के लिए ले रहा है और बाकायदा उसका लेखा जोखा लिखित में उसकी एक एंट्री हो कि जो व्यक्ति इसे बेच रहा है वो किस व्यक्ति को बेच रहा है, कितना बेच रहा है और किस बैच मार्क के तहत बेच रहा है। तो ये सारी अगर लिखा पढ़ी के तहत किया जाए तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम पूरी तरह से इस पे काबू नहीं भी पा सके तो ये जरूर है कि हमें उस आतंकवादी गतिविधि के अंजाम देने वाले लोगों तक पहुंचने में आसानी जरूर हो जाएगी। बताएंगे कि कैसे अमोनियम नाइट्रेट में पेट्रोल मिलाने से एक भयानक विध्वंसक बन जाता है और किस तरीके से इसे बैन किया गया। मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए यूसीएन न्यूज। विस्फोटक बनाने का एक बेहद आसान तरीका है अमोनियम नाइट्रेट में पेट्रोल मिला देना और अमोनियम नाइट्रेट में पेट्रोल मिलाते ही ये एक भयानक विध्वंसक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लगातार लंबे अरसे से आतंकवादी इसी टेक्निक का प्रयोग कर देश के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचा रहे थे। वाराणसी कांड और समझौता एक्सप्रेस से भी पुलिस ने अमोनियम नाइट्रेट ही बरामद किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2008 तक भी इतने संवेदनशील पदार्थ के इस्तेमाल के खिलाफ सरकार के पास न तो कोई कायदा था, न ही कोई कानून और न ही इस पदार्थ के इस्तेमाल के ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल। अमोनियम नाइट्रेट में पेट्रोल मिला देने से एक भयानक विस्फोटक बन जाता है और वर्ष 2008 तक कई आतंकी गतिविधियों और आतंकी संगठन ने देश भर में तबाही मचाने के लिए इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और कई लोगों की जानें ली। 2007 में समझौता एक्सप्रेस कांड और वाराणसी मंदिर धमाकों में भी इसी विस्फोटक का विरोध हुआ था।
लगातार देश में हो रहे धमाकों और आतंकी गतिविधियों में अमोनियम नाइट्रेट का नाम आता रहा, लेकिन 2008 तक भी सरकार सोती रही। हैरानी की बात तो ये है कि इतने सारे धमाकों के बावजूद भी सरकार ने इतने संवेदनशील पदार्थ के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई और न ही इस अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल के खिलाफ कोई कानून बनाया, न ही इसे बैन किया गया। इन सब के पीछे वजह दी गई कि एक अरसा पहले किसान इसका प्रयोग किया करते थे, मगर किसानों के इस्तेमाल तक तो ठीक था, लेकिन जब इसी अमोनियम नाइट्रेट में पेट्रोल मिलाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाने लगा तो भी इसके प्रयोग पर रोक क्यों नहीं लगी। बहरहाल नागपुर पुलिस की कोशिशों के बाद वर्ष 2008 में आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई कि जहां ये कंसाइनमेंट जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, जहां स्टोरेज होता है और जहां यूज होता है, वहां पे और अच्छे से और ज्यादा से विजिलेंस रखना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। तभी हम ये जो मिसयूज जो हो रहा है, एक्सप्लोजिव का मिसयूज हो रहा, वो रोकने में कामयाब हो गया, ऐसा मुझे लगता है। नागपुर शहर में कई एक्सप्लोजिव फैक्ट्री 2005 तक भी अवैध तरीके से चलाई जा रही थी, जिनके पास ना तो लाइसेंस थे और ना ही कोई सरकारी दस्तावेज, और इन्हीं फैक्ट्री से विस्फोटक आतंकियों और नक्सलियों को मुहैया करवाया जा रहा था। पुलिस ने गड्डी गोदाम में छापे मारकर एक ऐसी ही एक्सप्लोजिव फैक्ट्री को सील किया था। इसके अलावा नागपुर में लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा फैक्ट्री को वर्कआउट किया गया और उन्हें सील किया गया। बहरहाल विनाश के मद्देनजर हो या किसी संगठन की मदद के मद्देनजर, पिछले 5 सालों में नागपुर में एक्सप्लोजिव की प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी है, एक छोटे से चार्ट के जरिए से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट हम आपको एक प्राइवेट एक्सप्लोजिव कंपनी के सेल्स के आधार पर दिखा रहे हैं। वर्ष 2004-2005 में आंध्रा के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के गाड़ी के पास हुए हमले से भी लोकल एक्सप्लोजिव बरामद किया गया और इस हमले से सख्ते में आई सरकार ने लोकल लेवल पर बनने वाले विस्फोटक की पड़ताल के आदेश दिए और इनकी ग्रेविटी को कम करने के लिए कहा। लेकिन क्या सरकार के आदेशों पर अमल हुआ और वाकई इन विस्फोटकों की ग्रेविटी को कम किया गया? इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं। यूं तो विस्फोटक पदार्थों की संवेदनशीलता के मद्देनजर सरकार ने बिना लाइसेंस विस्फोटक पाए जाने पर कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन मौजूदा हाल में किसी भी तरह आतंकी गतिविधि पर शिकंजा कसने के लिए ये कानून पर्याप्त नहीं। इन कानूनों में सुधार की जरूरत है। क्या है एक्सपर्ट की राय, डालते हैं एक नजर। विस्फोटक कानूनों की अगर बात करें तो इसके लिए 2 तरह के कानून हैं, विस्फोटक कानून और विस्फोटक पदार्थों का कानून। विस्फोटक कानूनों के अंतर्गत लाइसेंस आदि की प्रक्रिया और इससे संबंधित कानून रहते हैं, लेकिन विस्फोटक पदार्थों का कानून ये बेहद गंभीर है और इसके लिए बेहद कड़े कानून भी हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के विस्फोटक के साथ पकड़ा जाता है और उस विस्फोटक का प्रयोग किसी आतंकी गतिविधि के लिए किया गया हो और उससे जान माल की हानि हुई हो, तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा होती है और जान माल की हानि न होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है और बिना लाइसेंस विस्फोटक का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर अधिकतम 20 सालों की सजा और न्यूनतम 14 साल की सजा का प्रावधान है। उसमें विस्फोटक को लेके 2 कानून है, एक विस्फोटक का कानून है और एक विस्फोटक पदार्थ का कानून है। विस्फोटक के कानून में जो विस्फोटक का बनाने की जो प्रक्रिया रहती है, उसको लेकर के जो नियम रहते हैं, लाइसेंसिंग प्रोसीजर, किसको लाइसेंस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए और किस तरह किन लोगों को लाइसेंस मिलना चाहिए, इसके नियम दिए रहते हैं। और उसके तहत जो अगर ऑफेंसेस होते हैं, कहीं एक्सप्लोजन होता है या कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो कोई उसमें फाइन लगाया जाता है, 1000 रुपए, 5000 रुपए ऐसा फाइन है। दूसरा कानून है जो विस्फोटक पदार्थ का कानून है, वो बहुत गंभीर प्रकार के गुनाह होते हैं। उसमें अगर कोई विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करता है और उससे विस्फोट करता है, विस्फोटक पदार्थ में उसको बनाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाने वाले जैसे बॉम्ब्स हो गए या उसको जो शेल्स बनाते हैं, इस तरह की हर तरह की चीज आ गई, विस्फोट करता है जिससे किसी की जान माल की हानि होती है, तो उसमें आजीवन कारावास है, कम से कम 10 साल की सजा तो होती है
और मैक्सिमम आजीवन कारावास हो सकता है। और इसके साथ में उसमें फाइन, दंड भी होता है। इसके अलावा जो विस्फोटक का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, अटेम्प्ट जिसको कहा जाता है, अटेम्प्ट करने वाले को मैक्सिमम 14-20 साल की सजा है और उसमें 7 साल की सजा मिनिमम होती है, साथ में दंड है। और तीसरा है कि अगर आपके पास में ऐसा कोई विस्फोटक पदार्थ मिलता है जिससे ये संशय होता है कि आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं किसी जान माल की हानि के लिए, तो सिर्फ अगर आपके पास उस वस्तु मिल गई और आपके पास ऐसा कोई उसके लिए सेटिस्फैक्टरी लाइसेंस नहीं है, कोई आपके पास कागजात नहीं है, तो उसके लिए भी 14 साल की सजा दी गई है और कम से कम 5 साल की सजा और दंड, ऐसा प्रावधान किया गया है। अब इसमें सबसे महत्व की बात है कि इसमें जो कोर्ट में केस चलाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सरकार ने विस्फोटक के विरुद्ध जो भी कानून बनाए हैं वो पर्याप्त नहीं है। सरकार को चाहिए कि इसमें बदलाव करे और इस मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर और अधिक कड़े कानून बनाए। वर्तमान हालात के मद्देनजर इसमें जैसे टाडा और मोका में बेल को लेकर के कानून बनाया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रथमदर्शी ये दिखता है कि इसने उस कानून में गुनाह किया है तो उसको बेल नहीं दी जाती। तो उसी तरह से इसमें एक प्रावधान होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ये सबूत मिल जाता है प्रथमदर्शी कि इसने इस कानून का उल्लंघन किया है और खास करके विस्फोट हो चुका है, जैसे मैंने 3 कैटेगरीज बताई, विस्फोट करना, विस्फोट करने की कोशिश करना और विस्फोटक पदार्थ उसके पास मिलना, तो ये तीनों कैटेगरी के लिए ये एक कलम इसमें ऐड होनी चाहिए कि अगर इसके खिलाफ सबूत है कि इसने विस्फोट किया या विस्फोट करने की कोशिश की या इसके पास विस्फोटक पदार्थ मिल गया है, तो इसका अगर प्रथमदर्शी इसका सबूत मिल जाता है तो इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। शायद इन्हीं कड़े कानूनों की मदद से और सुरक्षा व्यवस्थाओं की सक्रियता से देश भर में आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा सके। यूसीएन न्यूज के लिए प्रभा ललित सिंह की रिपोर्ट। मेरे साथ इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए यूसीएन न्यूज।